हेलो फ्रेंड्स। तो हमने लास्ट टाइम किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिनके अंदर हमने मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन, डोबेराइनर क्लासिफिकेशन, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये हम कर चुके हैं। नॉर्मल सी बातें आपको भी पता है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी चैप्टर के अंदर आगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है आपके पास, या लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक आपकी टेबल है उसकी लॉन्ग फॉर्म क्या है उसको हम देखने जा रहे हैं। लॉन्ग ऑफ द प्रेजेंट मॉडर्न टेबल या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये सब कुछ हमारे पास है। नया टॉपिक तो ये कह रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या कर रहा है, धीरे धीरे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने डिस्कवर करना स्टार्ट किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। लेकिन एक साइंटिस्ट आए 20th सेंचुरी में, यानी कि 1900 के बाद एक साइंटिस्ट आए, हेनरी मोजले। क्या नाम था? हेनरी मोजले नाम था उनका। हेनरी मोजले ने क्या किया, उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी ली। कौन सी फ्रीक्वेंसी ली? उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी ली और उसका भी क्या लिया? रूट लिया। उन्होंने फ्रीक्वेंसी ली और लिया एटॉमिक नंबर, और दूसरा क्या लिया? एटॉमिक नंबर। अब ये कौन सी फ्रीक्वेंसी ली? ये कह रहा है जब कोई भी आपके पास एलिमेंट है, मान लेते हैं मेरे पास कोई एलिमेंट है, इसके साथ कोई भी रेडिएशन टकराएगी, टकराने के बाद इसमें से वो रेडिएशन निकलेगी। पहले हमने इसके ऊपर रेडिएशन डाली, उस एटम से वो टकराई, या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या इसने उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, फिर उसने एमिट किया। जो ये रेडिएशन एमिट की जा रही है इस एटम के द्वारा, कोई भी एटम हम ले सकते हैं, इस एटम के द्वारा जब ये रेडिएशन एमिट की जाती है तो इन रेडिएशन का कुछ ना कुछ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है। तो इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ली गई। when any radiation strike with any atom or element then it emit the radiation having frequency nu, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमने क्या मान ली? न्यू। तो उसने क्या किया, इस फ्रीक्वेंसी को लिया न्यू को, और उसने एटॉमिक नंबर को लिया। दूसरा किसको लिया? एटॉमिक नंबर। जो भी एटम यहां पे रखोगे, इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग एटम लिए और उनके अंदर से जो रेडिएशन निकल रही है उनकी फ्रीक्वेंसी को लिया, और उसने क्या किया? ग्राफ प्लॉट किया फ्रीक्वेंसी के अंदर और एटॉमिक नंबर के अंदर। जब उसने ग्राफ प्लॉट किया, जो हमने रेडिएशन इसके अंदर डाली थी, तो इसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, उसके बाद इसने एमिट किया, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को लिया गया और एटॉमिक नंबर। तो जो ग्राफ प्लॉट किया वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा था। कैसा आ रहा था? ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आ रहा था। और एक बात बताओ मुझे, ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब आता है? जब ये y एक्सिस के अलोंग आपने जो भी टर्म ली है और x एक्सिस के अलोंग जो भी टर्म ली है, इन दोनों के अंदर, इन दोनों के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है, अगर वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो वो ग्राफ हमें ये कहता है ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कहता है या नहीं कहता? इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है इट डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एटॉमिक नंबर के ऊपर। और क्या किया गया, एक बार इसने ये भी ट्राई किया, फ्रीक्वेंसी लिया और यहां पे क्या लिया? एटॉमिक मास। जब उसने एटॉमिक मास और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ प्लॉट किया तो इट वाज नॉट स्ट्रेट लाइन। ये क्या नहीं था? स्ट्रेट लाइन नहीं था। तो यहां से उसने क्या किया, जब ये स्ट्रेट लाइन नहीं था तो उसने कहा, जो मेंडलीव्स ने कहा था, मेंडलीव्स ने क्या कहा था लास्ट वीडियो में याद कीजिएगा, उसने कहा था एलिमेंट्स को हम एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, यही कहा था ना। लेकिन इसने कहा, और उसने क्या कहा था, एक और बात सुनो पहले मेंडलीव्स की, उसने कहा था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है एलिमेंट्स की, वो किस पे डिपेंडेंट होती है? एटॉमिक मास पे। तो यहां पे उसने कहा मॉडर्न टेबल के बारे में, क्या कहा, अगर एटॉमिक मास पे डिपेंडेंट होती फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, तो एटॉमिक मास और जो ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है ये कैसा आना चाहिए था? स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं आया, इसलिए हेनरी मोजले ने कहा इसका मतलब जो आपके एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो उसने कहा जो आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, दीज आर डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर। किसके ऊपर डिपेंड करती है?
एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, और ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही हमें एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहिए। इसलिए नया लॉ बनाया गया जिसको हम बोलते हैं पेरियोडिक लॉ, मॉडर्न पेरियोडिक लॉ। क्या बनाया गया? हेनरी मोजले ने कहा हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। मेंडलीव ने किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया था? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। ये उसने कैसे देखा? उसने देखा जब ग्राफ प्लॉट करते हैं फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर में, तो ये स्ट्रेट लाइन आ रहा था। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, और इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कहां से आई है? जो इसमें से रेडिएशन एमिट हो रही है, और एटम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को बताती है रेडिएशन। अरे सेकंड यूनिट में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? जब किसी भी एटम में से रेडिएशन एमिट होती है तो वो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को बताती है। इसका मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इस एलिमेंट्स की, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एटॉमिक नंबर पे। तभी ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अगर ये एटॉमिक मास पे डिपेंडेंट होती तो ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आता है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं आया। इसलिए प्रैक्टिकली उसने क्या किया? इसको साबित किया। क्या साबित किया? ध्यान से देखो कि जो आपकी प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की किसके ऊपर डिपेंडेंट है? दीज डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर। तो इस तरीके से मेंडलीव फेल हो गया था और मॉडर्न पेरियोडिक लॉ आ गया था। तो मॉडर्न पेरियोडिक लॉ क्या है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पेरियोडिक फंक्शन। बताया था ना यही डेफिनेशन वहां पे भी, आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यही डेफिनेशन मैंने मेंडलीव में लिखवाई थी। मेंडलीव में इतना चेंज था, इसकी जगह पे क्या लिखवाया था? एटॉमिक मास। इन लाइनों का क्या मतलब बताया था मैंने? इसका मतलब बताया था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्स की होती हैं वो किस पे डिपेंडेंट होती हैं? एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंट होती है। इसलिए मैं ये ऐसे लिख रहा हूं, या आप सीधा लिख सकते हो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पेरियोडिक लॉ। हो गया। इसलिए क्या किया गया? एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इसलिए एलिमेंट्स को किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया गया? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया। यह था मॉडर्न पेरियोडिक लॉ। लेकिन इसको थोड़ा सा और थ्योरेटिकली जस्टिफिकेशन देने के लिए कि हां रियल में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड होती हैं, तो क्या कहा गया? क्या देखिएगा, ऐसा हम कहते हैं एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? पहले आप ये बताइएगा। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? और क्या कह सकते हैं? दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं इन न्यूट्रल एटम। एक न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको भी हम क्या नाम देते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन। दिस इज नोन एज एटॉमिक नंबर। पढ़ा होगा ये तो 9th 10th में। एटॉमिक नंबर क्या होता है? Z से डिनोट किया जाता है किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन्स है, या तो ये कह दो, या उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है उसकी न्यूट्रल स्टेट में, उसी को हम क्या नाम देते हैं? एटॉमिक नंबर नाम दिया जाता है। फिर धीरे धीरे क्या किया गया? ये कहा गया जो आपके प्रोटॉन है वो तो कहां पे होते हैं? सेंटर में, न्यूक्लियस में होते हैं या नहीं होते हैं? और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती हैं? सेल। क्या प्रेजेंट होती हैं? सेल। और इन सेल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या कहा गया? ध्यान से सुना, जो प्रोटॉन होते हैं वो तो सेंटर में होते हैं, उसके बाहर सेल होती हैं, और इन सेल में क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे किसी के साथ भी, कोई भी आपने रिएक्टेंट लिया, कोई रिएजेंट लिया, जब आपने ये कोई एटम लिया, इसकी रिएक्शन किसी के साथ भी करवाओगे, तो ये बताओ क्या न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर सकता रिएक्शन में? ऐसा माना गया न्यूक्लियस तो कर ही नहीं सकता। क्यों? न्यूक्लियस तो बिल्कुल बीच में है और बिल्कुल अंदर की तरफ है। इसलिए क्या है, इसके साथ तो आउटर, जो इसके बाहर क्या है वो पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि ये तो बहुत ही अंदर है। मान लेते ये आपके पास है, इसके बाहर बहुत सारा कुछ मैं रैप कर दूंगा, तो बाहर वाला पहले किस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगा? या आपका हैंड आएगा? पहले कौन आएगा? अब इस रिएजेंट के साथ पहले रिएक्शन कौन करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स करेंगे या प्रोटॉन्स? तो ऐसा कहा गया प्रोटॉन्स तो सेंटर में है, अंदर की तरफ है, बाहर तो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करते हैं?
इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ही हम क्या नाम देते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बोला जाता है, इसका मतलब रिएक्शन में, रिएक्शन जब कोई एटम करता है तो उसको हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी। तो ऐसा कहा गया, इट मींस केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंडेंट होती हैं? एटॉमिक नंबर पे। और यही किसने कहा था? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने कहा था। उस टाइम पे क्या था? 94 नेचुरल एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, 94 नेचुरल एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, जिनके अंदर बहुत सारी सिमिलरिटी मिली थी। अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर सिमिलरिटी मिली थी, और वो सिमिलरिटी भी किसके कारण थी? वो सिमिलरिटी थी ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो सिमिलरिटी किसके कारण थी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण थी। तो उस टाइम पे 94 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स थे जो नेचर में बने थे, और वे उनके अंदर भी कुछ ना कुछ सिमिलरिटी थी उनकी प्रॉपर्टीज में। उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी किसके कारण थी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या नाम देते हैं? एटॉमिक नंबर। एक बार फिर से साबित हो गया कि प्रॉपर्टी जो वो किस पे डिपेंड है? एटॉमिक नंबर। दोबारा से सुनो, देखो 94 एलिमेंट्स थे, उनकी प्रॉपर्टीज में भी कुछ सिमिलरिटी थी, सभी की नहीं, कुछ है। जैसे 4-5 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है, 4-5 की फिर सेम है। तो ये प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी क्यों है? ऐसा माना गया, प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण है। किसके कारण है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या नाम देते हैं? एटॉमिक नंबर। इट मींस अगेन प्रूव्ड दैट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। ये था भाई मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। हो गया। फिर क्या किया गया? बहुत सारी टाइम टू टाइम बहुत सारी पीरियोडिक टेबल बनाई गई, बहुत सारी क्या बनाई गई? हटा दो इन सबको। बहुत सारी मॉडर्न टेबल बनाई गई थी। कोई किसी का बेस केमिकल रिएक्शन था, तो किसी का बेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, किसी का बेस कुछ था। बहुत सारी मॉडर्न टेबल बनाई गई थी भी। टेबल का मतलब पता क्या? इलेक्ट्रॉन्स को टेबल में रखना, जैसे ग्रुप और पीरियड होते हैं वैसे बहुत सारी टेबल बनी थी। किसी का बेस केमिकल रिएक्शन था, किसी का बेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। तो एंडिंग में क्या किया गया? एक मॉडर्न वर्जन बनाया गया, एक मॉडर्न वर्जन, एक मॉडर्न टेबल बनाई गई जिसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल। तो आप लिखोगे मैनी टेबल वाज formed from time to time on the basis of some on the basis of chemical reaction, some number of the valence electron, some on the basis of electronic configuration. In the ending a modern table was generated that is known as long form of the periodic table या modern table भी बोलते हैं। तो एंडिंग में एक ऐसी टेबल बनाई गई जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पेरियोडिक टेबल बोला जाता है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मॉडर्न टेबल बोला जाता है। इसके अंदर क्या क्या था इसकी सुनिएगा। इसके अंदर माना गया है, इस टेबल के अंदर थे 18 ग्रुप्स। क्या थे? 18 ग्रुप। और क्या थे? 7 पीरियड थे। क्या मतलब है इन सब का बताता हूं। इन्होंने कहा जो हम ये लेफ्ट टू राइट रो बनाते हैं ना, इस तरह की 7 रो थी, और इन हॉरिजॉन्टल रोज को क्या नाम दिया गया? दीज हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड। इन हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या नाम देते हैं? पीरियड नाम देते हैं। इस तरीके से जो टॉप टू बॉटम वर्टिकल होते हैं, वर्टिकल कॉलम, इनको नाम दिया गया ग्रुप्स। ये कितने थे? 18 ग्रुप थे। कितने थे? तो इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पेरियोडिक टेबल 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स आर प्रेजेंट। हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स, वर्टिकल कॉलम आर नोन एज ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम को क्या नाम दे दिया गया? ग्रुप्स नाम दे दिया गया। अब इन पीरियड को क्या नाम देते हैं? सॉरी, ग्रुप को फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप ऐसे नाम दिया जाता है। इनको क्या नाम दिया जाता है? फर्स्ट ग्रुप 1 to 18 इनको नाम दे दिया गया। सॉरी 1 to 18, 1 से लेकर 18 तक इनको नाम दे दिया गया। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। लेकिन मेंडलीव ने कैसे नाम दिया था? ऐसे नाम दिया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके के नाम दिया था, थर्ड ए, थर्ड बी। लेकिन
सीधा आईयूपीएससी ने सीधा नाम दे दिया 1 से 18। कितने हैं? 18 ग्रुप, 1 से 18 ग्रुप है। इस तरीके से इसने ग्रुप और पीरियड बनाए थे। ग्रुप कितने थे? 18 और पीरियड कितने थे? 7 इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये आपकी थी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब आगे देखो, गया, हटा दूं। आगे देखिए था मॉडर्न टेबल के बाद। इसी के साथ साथ मॉडर्न टेबल में क्या किया गया था? नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। आगे हमारे पास है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, क्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100। जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है उनका नाम कैसे लिखोगे? इट वॉज गिवन बाई आईयूपीएससी। पता क्या होता भाई? आईयूपीएससी केमिस्ट्री की एक बहुत बड़ा यूनियन है। वो यूनियन जो भी डिसाइड करता है वो पूरे वर्ल्ड में मान्य होता है वही नाम। और एक होता कॉमन नाम। कॉमन नाम जैसे कि हमारा एक नाम होता जो डॉक्यूमेंट्री में होता। घर पे हमें कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में एक स्पेशल नाम ही दिया जाएगा। वैसे ही आईयूपीएससी का मतलब होता पूरे वर्ल्ड में जो मान्य होगा। और कॉमन नाम हर कंट्री अपने अपने अलग अलग नाम दे सकता किसी भी एलिमेंट को। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? एक बार एलिमेंट्स 100 से ज्यादा जब डिस्कवर होने लग गए तो 104 जो एलिमेंट था जिसका एटॉमिक नंबर 104 था, उसको अमेरिका ने भी डिस्कवर किया उसी ईयर में, और साथ में सोवियट्स ने भी। सोवियत संघ नहीं है, इस कंट्री ने, इन दो कंट्री ने इसको डिस्कवर किया। जब इसको डिस्कवर किया 104 वाले एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स को, तो अमेरिका ने नाम दे दिया इसको रदरफोर्डियम। क्या नाम दिया? रदरफोर्डियम नाम दे दिया। सोवियत ने इसको नाम दे दिया कुर्चाटोवियम। इस तरीके से इसके दो नाम हो गए। अब कौन से नाम से बुलाया जाए इसको? अमेरिका ने कहा हम इसको रदरफोर्डियम कहेंगे, सोवियट्स ने कहा इसको हम कुर्चाटोवियम कहेंगे। इसलिए ये कंफ्यूजन हो गया अभी इसको क्या नाम दिया जाए। तो फिर क्या किया गया? आईयूपीएससी ने, ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इस यूनियन ने क्या कहा? जब भी कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, तो उसको हम रीऑर्गेनाइज्ड एक स्पेशल नाम देंगे जो सभी जगह मान्य होगा। उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा बाय द यूपीएससी और उसको एक नाम दिया जाएगा। उस एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको एक नाम दिया जाएगा। उसका नाम कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो इन्होंने कैसे कहा? आईयूपीएससी नेमिंग देखिए फिर कैसे डिसाइड किया। इन्होंने कहा इनको हटा दो, फिर नोट डाउन कर लिया। तो फिर क्या नाम दिया गया अब 104 वाले को, या एक जिनका 100 से ऊपर उनको क्या नाम दे दिया गया? देखिएगा कैसे पता करोगे। इन्होंने कहा अगर आपके पास कहीं पे 0 लेटर है तो उसके लिए आप लगाओगे नील वर्ड। क्या वर्ड लगाओगे? नील। अगर कहीं पे 1 है तो उसके लिए लगाओगे अन। ठीक है। 2 है तो उसके लिए लगाओगे बाई। क्या लगाओगे? बाई। 3 है तो उसके लिए लगाओगे ट्राई। क्या लगा दोगे? 3 के लिए क्या लगाओगे? ट्राई। 4 के लिए लगाओगे क्वाड। 5 के लिए लगाओगे पेंट। क्या लगाओगे? 5 के लिए लगाओगे पेंट। 6 के लिए आप लिख लो, मैं बता देता हूं, हेग्ज। 6 के लिए क्या लगाओगे? हेग्ज। 7 के लिए लगाओगे सेप्ट। 7 के लिए क्या लगाओगे? सेप्ट। 8 के लिए लगाओगे ओक्ट। 8 के लिए क्या लगाओगे? ओक्ट। 9 के लिए लगाओगे इन। ये नाम दे दिए गए। इन्होंने कहा इन लेटर्स को याद कर लो भाई। अगर कहीं पे 0 वर्ड लगा हुआ तो उसके लिए वर्ड लगाओ नील। 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड। ये नाम दे दिए गए। अब जैसे कि 104 वाले का क्या नाम बनता है देखो। पहला लेटर है 1 के लिए क्या लगाओगे? अन। ये लगा दिया मैंने अन। उसके बाद 0 के लिए क्या होगा? नील। इसी के आगे लिख दो नील। हो गया। अब 4 के लिए कितना? क्वाड। ये क्वाड भी लगा दिया इसके आगे। सभी को इकट्ठा करते जाओ और एंडिंग में जब सबके नाम लिख दो तो उसके एंडिंग में आईयूएम लगाओगे। क्या लगाओगे? आईयूएम। बाय राइटिंग लेटर फॉर दीज या वर्ड फॉर दीज नंबर्स एंड इन द एंडिंग वी यूज आईयूएम वर्ड। हम एंडिंग में क्या यूज करेंगे? तो अनिल क्वाडियम इसका नाम हो गया। देखो ये नाम बन गया। इसका अगर आपको सिंबल बनाना है तो कैसे बनाओगे? 1 के लिए था ये वाला, 0 के लिए था नील, 4 के लिए था क्वाड, यही था ना। इसका अन का पहला वर्ड उठाओ यू,
नील का पहला वर्ड उठाओ एन और इसका पहला वर्ड क्यू, ये इसका सिंबल हो जाएगा। अगर आपको सिंबल लिखना तो ये और पूरा नाम लिखना तो ये हो जाएगा। जैसे कि अब 112 का लिखो, कैसे लिखोगे, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले वन के लिए क्या वर्ड है? अन, फिर से अन, फिर दोबारा से अन लिख दो। 2 के लिए क्या? बाई, और बाई के आगे एंडिंग में मैंने क्या बताया था? IUM, क्या लगा दोगे? IUM, क्या लगा दोगे इसके लिए? IUM आप यूज करोगे, हो जाएगा। ये आपके पास था। बोलो इसमें कुछ पूछना हो तो। 112 के लिए बहुत ही इजी है, ठीक है। 2 बार आई नहीं, 1 बार आई लगाओगे, हो जाएगा। इस तरीके से इसका सिंबल क्या है? ये और ये, यही था ना, तो लगा दो सिंबल। क्या क्या लगाओगे? U, फिर से U और फिर से B। ये देखिएगा बन गया, कर लोगे। फिर जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है उन सब का 2 एग्जांपल देता हूं, फास्टली आप नोट डाउन कीजिएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है। एक 116, 108, 101, 3 है, जल्दी करो। इनको हटा देता हूं मैं। कैसे नेमिंग करोगे? विद सिंबल। हो गया अभी? हो गया होगा। देखो 1 के लिए, देखो पहले 1 के लिए क्या? अन। इस 1 के लिए भी क्या होता है? अन। 6 के लिए क्या होता है? हैग्स, और एंडिंग में IUM, यही होगा। सिंबल U और क्या? H, हो गया। इसके लिए 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 8 के लिए ऑक्ट और IUM, यही था। सिंबल U, N और O, हो गया। इसका देखो 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, फिर अन और IUM, हो गया। सिंबल U, N और U बना लोगे? अरे हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा, ये था। आगे बढ़ते हैं तो मॉडर्न टेबल के अंदर ही चल रहे थे, तो मॉडर्न टेबल अभी कंप्लीट नहीं हुआ आपका, हटा दो इन सबको। आगे देखिएगा मॉडर्न टेबल क्या कहता है। मॉडर्न टेबल आगे कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट ये हमारे पास है, क्या मतलब है बताऊंगा, ये भी मॉडर्न टेबल में के अंदर ही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पीरियोडिक टेबल, ठीक है। देखिएगा क्या कह रहा है। हमने कहा था, क्या कहा था? जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किस पे डिपेंडेंट है? किसके ऊपर डिपेंडेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है उसके बारे में अगर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए है तो वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? क्वांटम नंबर प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर 4 होते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल, जिसको M से डिनोट किया जाता है। दूसरा एजीमुथल, जिसको L से डिनोट करते हैं। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको M से, और लास्ट था स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको S से डिनोट किया जाता है। ये चारों क्वांटम नंबर हमें गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन किसके अंदर? ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। और ऑर्बिटल्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताया था? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हो, उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यही कहा था ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं क्वांटम नंबर से आपको मैंने बताया था। क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल। बताया था या नहीं बताया था? सबसे पहले जब क्वांटम नंबर स्टार्ट कहा था, कोई भी इलेक्ट्रॉन से वो ऑर्बिटल में फिल किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कौन देता है? क्वांटम नंबर। इसलिए कह रहा है जो टेबल के अंदर कोई भी एलिमेंट है और उस एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन हमें डायरेक्ट किसके बारे में बताते हैं? क्वांटम नंबर के बारे में बताते हैं। या फिर कोई भी एलिमेंट है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल के बारे में बताता है। और ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं?
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम देते हैं। इसलिए अब हम यहां पे किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टेबल के साथ क्या कनेक्शन है वो देखेंगे। व्हाट इज द डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द पीरियोडिक टेबल। फिर से देखिएगा एक बार, मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्वांटम नंबर, और क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल। इसलिए कोई भी एलिमेंट टेबल में है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमें डायरेक्ट बताता है क्वांटम नंबर के बारे में, और क्वांटम नंबर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पर आ जाना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और टेबल का क्या कनेक्शन है वो चेक करने जा रहे हैं। तो देखिएगा आगे हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स। आगे हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले हम पीरियड्स में देखेंगे, फिर ग्रुप्स में देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड बताया ना मैंने, कितने पीरियड है? 7 मॉडर्न टेबल में, लेफ्ट टू राइट। तो ये कह रहा सबसे पहले जब हम पीरियड्स में देखेंगे तो जो पीरियड्स होते हैं दीज शोज मेन एनर्जी सेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये किसके बारे में बताता है? अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताता है। ये आपके पास किसके बारे में बताता है? जो पीरियड्स होते हैं दीज टेल अस अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैंने बताया था किसके बारे में बताता है? सेल। तो आपसे जब भी पूछा जाए पीरियड्स किसको डिनोट करता है, एक जो हॉरिजॉन्टल रो मैंने बताई है 7, दीज डिनोट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब सेल, जिसको किससे डिनोट किया जाता है? एन से। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, मैं बात करता हूं फर्स्ट पीरियड की। टोटल 7 पीरियड है। जब हम फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं, हियर n इक्वल टू 1, n कितना हो जाएगा? 1। जब फर्स्ट पीरियड की बात करेंगे तो n इक्वल टू क्या होगा? 1। जब n आपका 1 होता है, जब n आपका 1 होता है तो आप क्या करोगे? ध्यान से देखना, फर्स्ट पीरियड, इसका मतलब क्या है? इट शोज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड्स। फर्स्ट पीरियड है इसका मतलब उसका n1 है, और n1 है इसका मतलब फर्स्ट सेल है। और फर्स्ट सेल में हमने क्या पढ़ा था? ध्यान से देखना, फर्स्ट सेल में मैंने पढ़ा था जब n1 होगा तो l की वैल्यू क्या होगी? 0, और l की वैल्यू 0 होती है तो m की वैल्यू भी 0। मतलब एक ऑर्बिटल है और उसका नाम है s ऑर्बिटल, और एक s में एक ही ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे L0 का मतलब है s सब सेल, जिसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2। जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ना उस पीरियड में उतने ही एलिमेंट्स होते हैं। दोबारा सुनो मेरी पूरी बात। सबसे पहले मैंने कहा फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड ने बता दिया n की वैल्यू 1। क्यों? क्योंकि पीरियड्स डायरेक्टली टेल अस अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट पीरियड है इसका मतलब उसका n1 है। अगर n1 है, अगर आपका नंबर ऑफ सेल 1 है, इसका मतलब l क्या होगा? 0। बताया था क्वांटम नंबर का टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो अपने। l की वैल्यू 0 है तो उसके अंदर s सब सेल है। s सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है जिसका नाम है s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब पता क्या कह रहा है? ये 2 इलेक्ट्रॉन ये कह रहे हैं जो आपका फर्स्ट पीरियड है इसके अंदर 2 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। देखो अपने टेबल को उठा के देखो एक बार, मैं आपको कुछ समय का टाइम देता हूं, आप क्या करो टेबल को उठा के देखो। टेबल को जब उठा के देखोगे तो आप देखोगे फर्स्ट पीरियड में केवल 2 एलिमेंट है। बिल्कुल इधर राइट में, लेफ्ट में मिलेगा आपको हाइड्रोजन, उधर बिल्कुल राइट में मिलेगा हीलियम। देखो 2 ही एलिमेंट है या नहीं है? कैसे पता चला 2 एलिमेंट? इस तरीके से देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स, ये हमें क्या बताती है? डायरेक्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताती है। जब मैं फर्स्ट पीरियड की बात करूंगा इसका मतलब n1 है, n1 का मतलब उसका L0 है, L0 का मतलब s सब सेल है, s सब सेल का मतलब s ऑर्बिटल है, और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। पहुंच गए? और 2 इलेक्ट्रॉन ये कह रहे हैं उसमें 2 एलिमेंट है। जितने इलेक्ट्रॉन उस पीरियड में आएंगे ना उतने ही उसके अंदर एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट हो गया। सेकंड चलिएगा, थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी, हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। ये करा अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें, किसकी बात करते हैं? सेकंड पीरियड की बात करते हैं। सेकंड पीरियड का मतलब n कितना हो जाएगा? 2। यही हो गया। n2 का मतलब l हो जाएगी 2 वैल्यू, एक 0 और एक 1। 0 का मतलब s सब सेल, 1 का मतलब p सब सेल। s सब सेल में कितना ऑर्बिटल होता है? 1, और p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। इस एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2, और इस
तीन ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6। देखो मैंने इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल दिया, और इलेक्ट्रॉन को डालना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हो गया। अब देखिएगा, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 6, ये 6 p के और 2 s के, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। 8 के 8 इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में है? दूसरी सेल में है। अरे ये L0 L1 ये किसका? दूसरी सेल का ही तो पार्ट है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 और 6 8। इसका मतलब सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8 एलिमेंट। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8 एलिमेंट। बोलो समझ आया ही नहीं आया? अब आप खुद चेक करते जाओगे, देखते जाना। मैं बहुत जगह आपको एक्सेप्शनल भी करवाऊंगा भाई, यहां पे देखते जाना, घबराना मत। आगे देखिएगा थर्ड पीरियड, ये बात सबसे ध्यान से देखने की जरूरत है। थर्ड पीरियड आते ही देखिएगा क्या होगा। आप गलती करोगे, बहुत ज्यादा गलती करोगे। यहां पे देख लेना अभी ध्यान से, n = 3 है। n कितना मान लिया? 3। जब n की वैल्यू 3 होगी तो हमें पता है l की वैल्यू 0 भी होती है, 1 भी होती है, 2 भी। ये बात तो सही है भाई, 0 भी होती है, 1 भी होती है, 2 भी होती है। लेकिन एक कंफ्यूजन है, ध्यान से सुनना। l जब 0 होगा इसका मतलब s ऑर्बिटल, 3s जिसको लिखते हैं ना। l जब 1 होगा तो p कौन सा लिखोगे? 3p, क्योंकि तीसरी सेल का है। जब 2 होगा तो d कौन सी सेल का होगा? 3d। ये देखिएगा, लेकिन यहां पे जो 3d है ना, वो थर्ड पीरियड में काउंट नहीं होगा भाई। वो किस में काउंट नहीं होगा? थर्ड पीरियड में काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सुनिएगा मेरी पूरी बात। ऊपर से हटा दो इन सबको, देखिएगा थर्ड पीरियड में क्यों नहीं काउंट होगा। आपने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ लिया भाई। पॉलीज एक्सक्लूजन, सॉरी, आपबाउ प्रिंसिपल। आपबाउ ने कहा था सबसे लो एनर्जी 2s, उसके बाद 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। ये याद करो, याद है? मैंने इलेक्ट्रॉन भरने बताए थे अकॉर्डिंग टू आपबाउ प्रिंसिपल। सबसे लो एनर्जी 1s की होती है, फिर 2s, 2p, ये देखिएगा 3, 4d, 3d ये आती है। 3d के बाद फिर 4p ऐसे आता है। ये आगे बढ़ते चले जाओ, कितने भी करते हैं या नहीं करते हैं। अब यहां से ध्यान से देखिए पूरी बात मेरी। थर्ड सेल यहां से स्टार्ट हुई थी, तीसरा क्वांटम नंबर यहां से स्टार्ट हुआ था, थर्ड पीरियड यहां से स्टार्ट हुआ था या नहीं हुआ था? उसके बाद देखिए थर्ड सेल का S है, थर्ड सेल का P है। लेकिन जैसे ही P से हटे उसके बाद देखो कौन सा सेल स्टार्ट हो गया? फोर्थ सेल स्टार्ट होने का मतलब, अगर सेल 4 है इसका मतलब यहां से कौन सा पीरियड स्टार्ट हो चुका है? फोर्थ पीरियड स्टार्ट हो चुका है। और हम बात किसकी कर रहे हैं? थर्ड। इसके बाद के जो आएंगे ना वो फोर्थ में आएंगे, इसलिए 3D वाला किस में काउंट होगा? फोर्थ में। तो कंफ्यूज मत होना भाई, आप घबराने की जरूरत नहीं है। यही बात तो देखने की है, यही तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। 3D को आप किस में काउंट कर देते हो? थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड में काउंट नहीं होगा। यहां से देखिएगा, जब मैंने आपबाउ प्रिंसिपल को देखा तो 3p के बाद फोर्थ पीरियड स्टार्ट हो चुका है। 3p तो रह ही गया, रह गया नहीं। इसलिए 3s और 3p केवल 2 ऐसे हैं जो इस थर्ड पीरियड में आएंगे, 3d नहीं आएगा। और 3s और 3p आएंगे, s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, 3 इसके 4 इसके, कितने ऑर्बिटल हो गए? 4 ऑर्बिटल। 4 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। इसलिए थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8 एलिमेंट्स। आपसे पूछा जा सकता है हाउ विल यू शो दैट इन थर्ड पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट्स? तब आप बताओगे इन थर्ड पीरियड कंटेन 3s एंड 3p ऑर्बिटल, नॉट 3d। 3d काउंटेड इन द फोर्थ पीरियड। 3d किस में काउंट होगा? फोर्थ में। इसलिए इसके अंदर भी 8 एलिमेंट्स है। तो 2 फिर 8 फिर 8। आगे बढ़े, हटा दो इन सबको, नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन कर लीजिएगा, हटा दूं ये। अब आ जाइएगा फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड की बात जब करेंगे, पीरियड नंबर 4। पीरियड नंबर 4 का मतलब n = 4 हो गया। n = 4 है तो l = 0 1 2 3 सब होते हैं भाई, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। कौन कौन सा आएगा? फोर्थ में एक 4s आता है, एक 4s के बाद कौन सा आता है? 3d भी आता है। 3d के बाद कौन सा आता है? आपको चेक करने का तरीका बता दूं, एक ही आसान। कैसे चेक करते हैं भाई कौन से पीरियड में कितने हैं? आप पहले ये कॉन्फ़िगरेशन लिख लो सारी, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, उसके बाद क्या है? 5s 5s के बाद क्या है? 5s के बाद है 4d 4d के बाद है 5p
इतना हो गया। 5p के बाद है 6s, 6s के बाद है, चेक करो एक बार 6s के बाद क्या आएगा, 6s के बाद आएगा 5d, 5d के बाद आएगा 5d, 5d के बाद आएगा भी आपके पास 6p, 6p के बाद आएगा 4f, 4f के बाद आएगा 7s, 7s के बाद आएगा 6d, 7p और 5f, 5f और 7p, शायद यही होगा क्या, देखना पड़ेगा भी, एक बार देख लेंगे, चलो कोई ना। ये आपके पास ठीक है, यहां पे भी ये पहले आएगा, फिर तो 4f और 6p देख लेना एक बार आप ध्यान से। यही कॉन्फ़िगरेशन बन रही है ना, यही कॉन्फ़िगरेशन मेरे अकॉर्डिंग बन रही है, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेना अच्छे से। 6s, 4f, 5d और 6p, ये 4f यहां पे आएगा अभी और 5d ये आएगा, ठीक है। ये यहां पे आएगा 5f और ये आएगा 6d। ये कौन सा बनाया, ये मैंने कैसे बनाया, अरे वही आप बाउ प्रिंसिपल था, वो टेबल ऐसे काटने नहीं बताए थे, उसके अकॉर्डिंग आप लिख लो, लिख लिया ये आप बाउ प्रिंसिपल। अब देखिएगा ये था फर्स्ट पीरियड n = 1, ये यहां से यहां तक रहेगा n = 2, यहां से यहां तक रहेगा n = 3, और अब देखिएगा n = 4। फोर्थ वाले में कहां से कहां तक काउंट होगा, देखिए बताता हूं। यहां से फोर्थ स्टार्ट हो चुका है, फोर्थ तब तक रहेगा जब तक पांचवा नहीं स्टार्ट होता, फिफ्थ सेल स्टार्ट नहीं होती। यहां से स्टार्ट होने के बाद फिफ्थ यहां से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब यहां से यहां तक ये किस में काउंट होगा, फोर्थ में काउंट होगा, बता दिया आप। अब फोर्थ पीरियड में ये ऑर्बिटल आएंगे, और देखो s में 2 ऑर्बिटल, s में 1 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, टोटल कितने हो गए, 5 और 3 8 और 1 9 ऑर्बिटल। 9 ऑर्बिटल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए कितने एलिमेंट्स भरे जाएंगे, 18 एलिमेंट। कितने एलिमेंट्स भरे जाएंगे, 18 एलिमेंट यहां पे भरे जाएंगे। तो ये देखिएगा आपके पास पता चला अब कैसे। तो फोर्थ पीरियड में कौन कौन सा आता है, 4s आता है, 3d आता है और 4p आता है। तो ऐसे बताने होते हैं आपको कितने एलिमेंट्स है। तो ये देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियड का डायरेक्ट रिलेशन है। अब आप खुद देख के बताओ, फिफ्थ सेल में जब पीरियड नंबर 5 होगा तो उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल आएंगे, n = 5 है, तो यहां से देख से पता चल रहा है फिफ्थ यहां से स्टार्ट हुआ था, तब तक फिफ्थ रहेगा जब तक 6 स्टार्ट ना हो जाए। 6 यहां से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ये तीनों आएंगे, ये तीनों आएंगे कौन कौन से, 5s, 4d और 5p। p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल, s में 1, टोटल कितने हो गए, 9 ऑर्बिटल। 9 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18। इसका मतलब इसके अंदर भी कितने एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स। तो आपके फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स। इनको हटा दूं, अब इनकी जरूरत नहीं है। अब आप सिक्स्थ पीरियड में देखो, पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 6 n = 6, तो इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल है, 6 स्टार्ट होके वहां तक जाएगा जब तक 7 स्टार्ट ना हो जाए। 7 यहां से, इसका मतलब इससे पहले कौन कौन सा है, एक 6s है, एक 4f है और एक 5d है और एक 6p है। मैंने इजी से इजी तरीका बताया है। s में 1 ऑर्बिटल, f में 7 ऑर्बिटल बताए थे, 7 और 1 8, 1 7 5 प्लस इसमें कितने होते हैं 3, सबको जोड़ोगे तो हो गए 5 और 3 8 और 17, 8 और 7 15 और 1 16। 16 में आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, 32। और जब पीरियड नंबर 7 आएगा, इसका मतलब n = 7 आएगा, और n = 7 आएगा तो 7 में ऑर्बिटल देख लो, ये देखो यही बचे हुए हैं 7 में, और इनके अंदर भी काउंट कर लो, 1 ऑर्बिटल, 7 1 8 और 5 13 और 3 16। 16 में कितने आएंगे, 32 आएंगे, हो जाएगा। इसलिए आप 10th में पढ़ते थे क्या, 2 8 8 18 18 32 32 पढ़ते थे ना। ये क्या मतलब है, ये फर्स्ट पीरियड है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, ये सेकंड पीरियड है जिसमें 8 एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड है जिसमें 8 एलिमेंट है, ये फोर्थ पीरियड है जिसमें 18 है, फिर 18 फिफ्थ, सिक्स्थ में 32 और सेवंथ में भी कितने होते हैं, 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपके पास था ग्रुप पीरियड्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में
क्या डिफरेंस है? टेबल के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ? अरे टेबल में कैसे पता चला कितने एलिमेंट है? ये हमें पीरियड्स ने बताया था या नहीं बताया? पीरियड में कितने हैं, इसलिए आप कहोगे सर ये आप कह रहे हो फोर्थ पीरियड है, और फोर्थ पीरियड में ये 3D कैसे आ गया? समझ में आ गया? वे थर्ड कैसे आया? अरे समझ आया ही नहीं आया? यही तो मैं बताना चाह रहा था तुम्हें, यही तो आपको पता करना है कितने एलिमेंट्स है, इसलिए हम टेबल का कनेक्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कर रहे थे। तो हमने टेबल का कनेक्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कर लिया है। बोलो समझ आया ही नहीं आया? कितने एलिमेंट्स आपको बताना पड़ सकता है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ये। फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स आप बताओ। आप पता क्या करोगे? मुझे पता ना तुम गलती करोगे, आप कहोगे सर n = 5, इसका मतलब होगा इसके अंदर L0 1 2 3 4 ये कर दोगे। L0 का मतलब 5s, L1 का मतलब 5p, L2 का मतलब 5d, L3 का मतलब 5f और L4 का मतलब 5g। आप इन सबको जोड़ दोगे, इस तरीके से तो बहुत सारे ऑर्बिटल हो जाएंगे। लेकिन मैंने कहा पहले अबाउ प्रिंसिपल लिख लो। अबाउ प्रिंसिपल में ये देखो पांचवी सेल कहां से स्टार्ट होती है, तब तक चलती रहेगी जब तक 6 स्टार्ट नहीं हो जाती, और उसमें ऑर्बिटल देख लो तो 5s होता है, 4d होता है, 5p, 5p के बाद 6s आ जाता है, तो वहां से 6 स्टार्ट हो गई। इसका मतलब इसमें 3 टाइप के ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। p में 3 होते हैं, d में 5 होते हैं, s में 1, टोटल 9 ऑर्बिटल। 9 ऑर्बिटल में 18 इलेक्ट्रॉन, इसलिए फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स हो गए? 18 एलिमेंट्स। बोलो समझ आया नहीं आया? इतना हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिर हटा दो इन सबको, इन सबको हटा देता हूं। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप, इसका क्या रिलेशन है टेबल के साथ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप, ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन का टेबल के साथ क्या कनेक्शन है? ये ज्यादा वो नहीं है भाई, सिंपल सा ही है। ये क्या कह रहा है, ग्रुप का ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका टेबल के साथ क्या कनेक्शन है? देखिएगा, ये कह रहा है एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए ग्रुप ऑल हैव सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उन सब की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? सेम। कैसे? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो पीरियड ग्रुप उठाओगे उसमें है लिथियम, उसके नीचे है सोडियम, उसके नीचे पोटासियम, उसके नीचे रुबिडियम, उसके नीचे सीथियम। आप कहोगे सर हाइड्रोजन भी है ऊपर। हाइड्रोजन नहीं है भाई, टेबल में नहीं है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों रखा गया उसका रीजन भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन हाइड्रोजन इस ग्रुप में नहीं है। कभी आप फर्स्ट ग्रुप में काउंट करते हो इसको, सबसे पहले आप टेबल देखोगे ना, सबसे ऊपर हाइड्रोजन है, वो फर्स्ट ग्रुप में नहीं है। क्यों रखा हुआ है यहां पे सबसे पहले सुनिएगा, क्योंकि हमने कहा था जो मॉडर्न टेबल है वो बनाई गई है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से। बताया था सबसे पहले वो एलिमेंट रखा जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है। बताया था नहीं बताया था? जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, और सबसे कम एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का होता है 1, इसलिए टेबल में सबसे पहले रखा गया है, फर्स्ट ग्रुप में नहीं रखा हुआ है। इसलिए मॉडर्न टेबल की एक कमी भी थी जो आगे चलकर पढ़ेंगे, लेकिन ये सबसे पहले नहीं रखा हुआ। तो अब देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप, मैंने बता दिया एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम। क्या मतलब? आप इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिख लो 1s2 2s1, लिख लोगे ना कॉन्फ़िगरेशन। इसका लिखोगे 3s में 1 आएगा, इसका लिखोगे 4s में 1 आएगा, इसका लिखोगे 5s1 आएगा, इसका लिखोगे 6s1। मैंने लास्ट ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, ओनली लास्ट एलिमेंट की जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो सबके एस में एक एक इलेक्ट्रॉन है। देखो सेम आया नहीं आया? ये रियल। तो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए ग्रुप ऑल हैव सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये रिलेशन था भाई। और इसलिए इनकी सबकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो इन सबकी प्रॉपर्टीज भी सेम है। इनकी प्रॉपर्टीज भी कैसी हैं? सेम है। इस तरीके से टेबल के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कनेक्शन है। तो इन ए ग्रुप ऑल हैव सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट, सो दे हैव सेम प्रॉपर्टी, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है? सेम। ओके, थैंक यू।